नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। आज दोस्तों यूपी जेएसई प्रवक्ता परीक्षा 2012 का समान अध्ययन का पेपर मैं हल कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस सेट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों उसका आपने राइट आंसर कमेंट करके बताया नहीं। और उसका राइट आंसर दोस्तों मैं बता दूं कि लोमहर्ष ऋषि प्लस उनके पुत्र उग्रश्रवा। उग्र ये श्रवा। और दोस्तों दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि फाकलैंड धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो दोस्तों फाकलैंड धारा अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर प्रभावित होती है। पूर्वी तट। ठीक है, तो ये दोस्तों पिछले वीडियो का दोस्तों ये आंसर है। आप इसको देख के लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मैं आपको कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको पहले कुछ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कुछ कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ स्क्रीनशॉट और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल कोटेशन शेयर करता हूँ। तो आज का कोटेशन है कि डाउट किल मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है कि संदेह जो होता है वो आपके सपनों को बहुत ज़्यादा मार देता है, उतना आपके सपनों को नुकसान आपकी असफलता से नहीं होता है। दोस्तों ये मुझे ही बहुत ज़्यादा अच्छा कोटेशन लगा, इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हो सकता हो कि कई बार एग्जाम दिए हो, फेल हो गए हो, असफल हो गए हो। तो कभी कभी होता है कि असफलता जब आती है तो आदमी, लोग क्या कहेंगे, लोग उसके बारे में अच्छा है बुरा कहेंगे ये अलग बात है, लेकिन वो खुद अपने आप को मतलब डाउट फील करने लगता है अपने आप के ऊपर। वो खुद असफल हो जाता है, खुद अंदर से टूट जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ये कोटेशन बहुत हेल्प करने वाला है। और दोस्तों आप जितने भी बड़े लोगों का नाम आपके माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, जितने भी लोग सोच सकते हैं, वो सब कभी ना कभी फेलियर जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपने ऊपर डाउट कभी नहीं किया होगा, तभी वो आज सफल हो गए हैं। चाहे मैं दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। चाहे वो अमिताभ बच्चन ले लीजिए। ठीक है, अमिताभ बच्चन आज फिल्म इंडस्ट्री के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आपको पता है उनकी शुरुआत के 6-7 फिल्में असफल रही, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट पे कभी डाउट नहीं किया होगा, तभी वो आज सफल हैं। दूसरा नाम दोस्तों ले लीजिए, एलन मस्क का ले लीजिए, जो आज दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी में उनका कोई प्रतिद्वंदी नज़र नहीं आता है। और दोस्तों ये भी एक समय पे दिवालिया होने के कगार पे थे और बहुत असफल थे, लेकिन दोस्तों इनको पूरा भरोसा था, इनको जुनून था कि मैं कर लूँगा, और उन्होंने आज करके दिखाया। आज वो, अभी दोस्तों कुछ दिन पहले वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। अब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एडिशन का। एडिशन ने दोस्तों एडिशन ने दोस्तों 1200 से ज़्यादा बार असफल प्रयास किया था इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का। तो दोस्तों अगर उन्होंने डाउट कर लिया होता कि अरे इतनी बार मैं कोशिश कर चुका हूँ, नहीं बन रहा है, तो फिर क्या आज हमको इतने आसानी से बल्ब मिल पाता? क्या दुनिया इस दिशा में, जिस दिशा में आगे बढ़ी उस दिशा में बढ़ पाती? कभी नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपनी असफलता पे आपको विचार करना है और डाउट नहीं करना। असफलता से आप सीखिए, लेकिन अपने टैलेंट पे अपने ऊपर डाउट मत करिए। चलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान होगा। लेकिन दोस्तों ये 2012 का क्वेश्चन है, और हाल के एग्जाम में दोस्तों पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम नहीं, दूसरी बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया या आरंभ किया। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब दोस्तों पंचायती राज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पंचायती राज जो है वो सहभागी लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ एक मजबूत कदम है। और दोस्तों पंचायती राज जो है वो 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया है। और पंचायती राज को
काम करने के लिए दोस्तों 29 विषय दिए गए हैं। ये सब दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। और दोस्तों सबसे पहले 1857 में, यहाँ देखिए 1857 में लॉर्ड मेयो ने मतलब लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए एक अनुशंसा की थी। और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना की थी। ये दोस्तों हो गया पंचायती राज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। और यहीं से क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। पंचायती राज से संबंधित समितियां दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में 4 समितियां दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से पंचायती राज से संबंधित कौन सी समितियां हैं, और या पूछ लेगा कि इनमें पंचायती राज से संबंधित कौन सी समितियां नहीं हैं। तो आपको याद करना है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, दांतेवाला समिति, जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था पंचायती राज, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये सब जो समितियां थी इनके रिकमेंडेशन से लागू होता था। और 1993 में दोस्तों जब पंचायती राज संविधान का एक अंग बन गया, तो उसके बाद दोस्तों आपको बताना कि सबसे पहले चुनाव किस स्टेट में हुए थे। संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले चुनाव किस स्टेट में हुए थे। और आपको बताना कि जो पंचायती राज है ये राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, इनमें से कौन सी सूची का विषय है। आपको ये दो जवाब कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग का 4 के का और आर्टिकल 51 के का में शामिल किया गया है। और दोस्तों इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब दोस्तों आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो दोस्तों भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कांग्रेस किसान अधिवेशन ये जो है ये 11 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 में। और इसका जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अब देखिए दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था सहभागी लोकतंत्र के बारे में। अब सहभागी लोकतंत्र आया तो अब दोस्तों अपने दिमाग में ग्राम पंचायत को इमेजिन करिए, ग्राम प्रधान के बारे में सोचिए। अब देखिए परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि नहीं, विशेषता है कि नहीं है, ये बताइए। तो परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सहभागी लोकतंत्र में होती है, यस होती है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब कि शक्तियों को एक ही जगह सीमित ना करके अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत को काम करने के लिए मैंने बताया कि 29 विषय हैं। और संघ सूची में भी कुछ विषय दिए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार काम करती है। राज्य सूची में दिए गए हैं जिसमें राज्य सरकार काम करती है। तो इस तरह ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। मतलब शक्तियाँ एक ही आदमी या एक ही बॉडी में निहित नहीं है। तानाशाही व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ये तानाशाही सरकार की विशेषता होती है। और देखिए उत्तरदायी और जवाबदेही ये भी होता है दोस्तों, ये भी सहभागी लोकतंत्र की विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उत्तरदायी दायित्व एवं जवाबदेही सरकार सहभागी लोकतंत्र की विशेषता होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शास्त्र शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर प्रश्न में पूछता कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग स्वदेश में सर्वप्रथम कहाँ किया, अगर यहाँ पे दोस्तों स्वदेश स्वदेश आ जाता क्वेश्चन में, तो आपका राइट आंसर क्या होता। तो आपका राइट आंसर हो जाता चंपारण। चंपारण दोस्तों 1917 में गांधी जी ने रामचंद्र नहीं राजकुमार शुक्ल नाम था उनका, राजकुमार शुक्ल के
निमंत्रण पे चंपारण में गए थे, वहां पे इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया था स्वदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, झील दिया हुआ है और भारत के राज्य दिए हुए हैं। तो दोस्तों साला झील, हैफलांग झील, लोनार झील, तलवार झील। तो दोस्तों इसमें से मैक्सिमम लोगों को लोनार झील के बारे में पता होगा। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों देखिए, सी का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके एग्जाम में ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं रहेंगे, अगर यहाँ पे दो जगह 1 1 होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लोनार झील महाराष्ट्र में एक ही जगह है। लेकिन मैं फिर भी चारों बता दे रहा हूँ। तलवार झील दोस्तों, तलवार को आप राजस्थान से रिलेट कर लीजिए, राजस्थान हो गया। और सला झील अरुणाचल प्रदेश, और हेफलांग झील असम। आप दोस्तों इसको ज्योग्राफी वाले पोर्शन में इसको लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबंधित हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर खिलाफत आंदोलन, आप जानते होंगे। अब दोस्तों पिछले वीडियो में भी इस तरह क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें पूछा था कि उनका क्रम बताना था, उनका सन बताना था। तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, स्वदेशी आंदोलन 1905, ये दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 से स्टार्ट हुआ था और 1924 में खत्म हुआ था। ये 1924 है, थोड़ा देख लीजिएगा आप। 1919 से 1924 लिख देता हूँ। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फरक्का के बाद गंगा की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पद्मा होगा। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूं, क्योंकि आगे दोस्तों रीजनिंग के सवाल इस पेपर में आए थे, तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? जलप्रपात है और अवस्थिति है। तो दोस्तों कोट्टा प्रपात पेरू सही है, चैम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड सही है, जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त अमेरिका सही है, केटूर जलप्रपात ये दोस्तों गुयाना में है, गुयाना में स्थित है। तो दोस्तों इसको भी आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन में जलप्रपात लिख लीजिएगा दोस्तों, और आप लिखे रहेंगे तो आपको आइडिया है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए दोस्तों पूरा ग्लोबल मैप हो गया ये। अब दोस्तों ये जो होता है, ये भूमध्य रेखा होता है, ये भूमध्य रेखा होता है। और ये भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा। और ये मकर रेखा होता है, ये भी दोस्तों 23.5 डिग्री होता है। ठीक, अब भारत की जो स्थिति है, देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के कुछ स्टेट से होकर गुजरती है। और जो देखिए, और जो कन्याकुमारी दोस्तों यहाँ पे नीचे साउथ में पड़ता है। तो दोस्तों कर्क रेखा के दक्षिण में कन्याकुमारी स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप और अगर मकर रेखा के भी उत्तर में हो जाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन मिला लीजिए कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में भूमध्य, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसके दक्षिण में ये नहीं, भारत ऊपर में है, उत्तर में गलत हो गया। कर्क रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, ये कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, दक्षिण में है, ये भी गलत हो गया। मकर रेखा के दक्षिण में ये मकर रेखा है, इसके दक्षिण में ये होगा, ये भी गलत हो गया। और भूमध्य रेखा के उत्तर में ये भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में भारत सही है। और दोस्तों बहुत लोग को डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होगा, मैं उनको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए डायरेक्शन है, ऐसे चालन खींच लीजिए। जो ऊपर दोस्तों, ऊपर उत्तर हो गया, ऊपर उत्तर, और उत्तर के नीचे दक्षिण। और दोस्तों इधर जो होता है पूर्व होता है, और इधर पश्चिम होता है। दोस्तों मैंने ऐसे बता दिया, बहुत लोगों को तो ना पता हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नहरों में से कौन अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? दोस्तों ये पनामा नहर है जोड़ती है। ये दोस्तों मानव निर्मित नहर है, मानव निर्मित मार्ग है, ये मानव निर्मित मार्ग या नहर जो भी कह लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, सही। यह आरबीआई का सहायक नहीं है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक और आईडीएस से भी आता है, एकदम सही है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन था वो कोर्ट में दिया हुआ था कि ऑप्शन नंबर 1 2 सही है, 1 3 सही है,
और 2 3 सही है, और 1 2 3 तीनों सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 तीनों सही, यानी कि इसका ये सब सही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई सही है ये। निजीकरण निजीकरण से नई आर्थिक नीति आय एकदम सही है। गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता ये भी सही है। अब दोस्तों देखिए, हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और इसमें आप पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हरित क्रांति जो थी वो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। और जैविक उर्वरक के लिए शायद भूरी क्रांति हुई थी, इसके लिए भूरी क्रांति। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा भूरी, एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए कि भूरी भूरी क्रांति का संबंध किससे है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये जैविक उर्वरक को बढ़ाने के लिए थी। चलते हैं इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने प्रथम राज्य? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर पंजाब था। और आप इस तरह देख लीजिए कि आपको करंट के क्वेश्चन याद नहीं करने, मतलब उससे अनुमान लगाना कि अब फ्यूचर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जो दोस्तों कोई स्टेट किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाया हो, किसी ने किसी चीज़ को अलाउ किया हो, तो उस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल में ही निम्नलिखित किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यूजीसी है। ये भी दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपको इस तरह आपको सोचना, इस तरह आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है कि किसी संगठन ने कुछ नया स्टार्ट किया हो, तो वो सब करंट में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको करंट के क्वेश्चन से बस इतना आइडिया लगाना है कि क्या क्या पढ़ना है, और करंट के क्वेश्चन को याद नहीं करना दोस्तों आपको। खिलाड़ी द्रोणवल्लिक हरिका का संबंध है? दोस्तों ये एक महिला खिलाड़ी हैं, इनका संबंध शतरंज से है। दोस्तों इन्होंने 2012 में विश्व महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। दोस्तों इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए किसी कोई प्रतियोगिता जीतता है, हाईलाइट हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, और उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसने हार्नबिल महोत्सव का उद्घाटन 2014 में किया? दोस्तों इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी है। आप इसको देख लीजिएगा। वायुयान कार्य करता है, दोस्तों वायुयान जो है वो बर्नौली के थ्योरम पे काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये दोस्तों 28 फरवरी एफ 1928 में सी वी रमन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव की खोज की थी। उसी के लिए दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। तो सीवी रमन आप याद कर लीजिए कि सीवी रमन से रिलेटेड है ये। और 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज हुई थी। और दोस्तों इसके लिए उन सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो? दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछता कि पदार्थ का लघुत्तम कण कौन सा है, अगर इतना क्वेश्चन होता कि पदार्थ का लघुत्तम कण कौन सा है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होता है परमाणु। पदार्थ का लघुत्तम कण परमाणु हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा कि मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, तो दोस्तों पदार्थ का लघुत्तम कण परमाणु होता है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। तो जो मुक्त अवस्था पूछे तो इसका दोस्तों आंसर होगा अणु हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों इमली से संबंधित है, इमली में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, और लैक्टिक अम्ल दूध दही से संबंधित होता है, दूध और दही। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पीतल के अव्यय हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जस्ता और तांबा। दोस्तों अभी मैं एक फोटो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातुओं के दिए हैं कि उनका क्या क्या परसेंटेज है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा जाता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है
वो कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट पाया जाता है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर 0% पाया जाता है, 0%। क्योंकि जर्मन सिल्वर में जर्मन नहीं मिला हुआ, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं मिला हुआ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कटाई सूचकांक कहलाता है। अब दोस्तों आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये तीनों के बारे में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आधारीय बीज पैदा किया जाता है। तो दोस्तों आधारीय बीज जो है वो प्रजनन बीज के से पैदा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रजनन बीज जो होता है ये सभी बीजों का वंशक होता है, यही आधारीय, यहीं से आधारीय बीज पैदा किया जाता है, मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी फसल उकटा बीमारी से प्रभावित है। तो दोस्तों उकटा बीमारी से अरहर की फसल जो है वो प्रभावित रहती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सरसों, मूंगफली और बाजरा की जो प्रमुख बीमारियां उसको भी देख लेना है, आपको याद कर लेना है कि अगर एग्जाम में आ गया तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। अब दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग का भी तैयार करके रखना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। लास्ट में जब एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं मैथ और रीजनिंग का एक स्पेशल क्लास ले लूंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूंगा, ताकि उससे एक दो क्वेश्चन आप कर पाएँ और आपका बेहतर मार्क आए एग्जाम में। चलिए दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात 1:5 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में बस जो कह रहा है बस वही सिंपल से आप उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दीजिए। कह रहा है दो संख्या है, उनका अनुपात 320 है, उनका गुणनफल यानी कि दो संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, ठीक, एक संख्या x है और उनका दूसरी संख्या भी मान लीजिए कोई है, मान लीजिए a और b, दो संख्या है, तो उनका गुणनफल जो है वो 320 है, ठीक। उनका अनुपात 1:5 है। अब यहाँ पे दे दे कि जो संख्या उनका अनुपात 1:5 है, तो मान लीजिए संख्या x है, तो x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 5x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया 1:5 अनुपात उनका है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब देखिए दोस्तों एक संख्या x है, दूसरी संख्या 5x है, और इनका गुणनफल 320 दिया है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे x इंटू 5x। ये दोस्तों दिया, इनका गुणनफल कितना है, 320 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 5x² इक्वल टू 320 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब क्या करना है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 और 4, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वो √64 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए, x आपको 8 मिल चुका है। अब अगर 8 यानी कि अगर आपने दो नंबर माने थे, एक x माना था, एक 5x माना था, तो दोस्तों अगर x की वैल्यू 8 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यानी कि आपका जो नंबर है वो 8 है और 40 है, ये दो नंबर है। आप इसका मल्टीप्लाई करें तो 320 आ जाएगा, 8 चौक का 32, 320, यानी कि आपको दो नंबर मिल गया। अब आपको दोस्तों इसका वर्ग करना, उनका अंतर निकालना है। तो चलिए उनका वर्ग करते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। तो दोस्तों 8 का वर्ग करिए और दूसरा नंबर है 40 का वर्ग करिए, तो 8 9 64 हो गया, और इसका वर्ग करेंगे 4 चौके 16 और 2 जीरो लगा दीजिए। अब दोस्तों 1600 में से 64 आप घटा लीजिए, तो 10 में से 4 गया, 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और 9 में से 3, और यहाँ पे 1536 आ रहा है। अब देख देख लेते हैं, 1536, 1536, ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान था, कुछ नहीं करना है, बस जैसे प्रश्न में कह रहा है उसी तरह आप लिख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि x + y इक्वल टू 34 और x² - y² इक्वल टू 544 है, तो x और y का मान क्रमशः है। दोस्तों अपने कक्षा 6-7 में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a²
माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला था इसको जब ओपन करेंगे तो इसका हो जाता था, इसका आंसर हो जाता था एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये दोस्तों बहुत सिंपल फार्मूला था, उस टाइम सबको याद था और अभी भी मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा। दोस्तों इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए x पे पावर 4 और माइनस एक्स पावर वाई पावर 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए x के पावर 4 को इस तरह लिख सकते हैं, माइनस लगा दिया, और y पे स्क्वायर और फिर इसको ऐसे कर लीजिए, लिख दीजिए। अब दोस्तों इसको जब तोड़ेंगे आप तो अब देखिए a की जगह पे पूरा ये हो गया, ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी ये है y, और दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कि a माइनस बी, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों आपने इसको ऐसे, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे उसका वैल्यू 34 दिया हुआ था एक ब्रैकेट में, उसको लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका भी वैल्यू तो दिया हुआ है 544 दिया हुआ है, 544 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे 34 हो गया और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करिए, इसको यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। 2 से 17 और 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, तो 17 से इसको डिवाइड करिए, 17 एकम 17, यहाँ पे 17 एकम 17, अब यहाँ पे 10 आएगा, 2 17 छक्का 102। आप दोस्तों मल्टीप्लाई आप आराम से आसानी से कर लीजिएगा। यानी दोस्तों अब आपके पास क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अब दोस्तों 16 आ गया, अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या करना है, ये आप यहाँ पे याद कर लीजिए। अब एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब दूसरा दोस्तों आपको अभी वहाँ पे दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 दिया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ से आप एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाई उधर 16 के पास चला जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों एक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं कि 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। इसको देखिए यहाँ पे ये दोस्तों 2y स्क्वायर हो जाएगा और 16 इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको घटा देते हैं। तो 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या बच रहा है आपके पास। अब दोस्तों थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों पूरा मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मुझे बार बार ऊपर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 2y स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया। और अब देखिए दोस्तों y का वैल्यू हो जाएगा √9, तो √9 को जब दोस्तों ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा। अब देखिए दोस्तों y की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 आ चुकी है। अब इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने x का वैल्यू रखा था, आपको y का वैल्यू रख के x का मान निकालना है। दोस्तों चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका देखिए यहाँ पे पूछा है x और y के मान पूछे हैं, तो देखिए दोस्तों y का मान मैंने बताया प्लस माइनस 3, तो दोस्तों इन्हीं दोनों में से आपका कोई एक आंसर होगा। और आपको इसी तरह y का मैंने बता दिया और x का वैल्यू आपको पुट करके आपको राइट आंसर चुन लेना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप इतना सा काम करिएगा कि आप इसी तरह x वैल्यू निकाल के इन दोनों में से कोई जो आंसर होगा उसको टिक कर लीजिएगा। चलते हैं, अगर दोस्तों नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि दोस्तों कि उसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों। आकृति में वृत्त पीटी एक स्पर्श रेखा तथा एक छेदक रेखा पी ए बी इस तरह है कि पीटी 12 और ए बी 7 सेंटीमीटर और तो पी ए की लंबाई क्या करना है। तो दोस्तों ये
हमको लग रहा है क्लास 10th या 10th का एक थ्योरम है कि दोस्तों मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, और कोई एक उसके बाहर कोई बिंदु है और इस बिंदु से उसको स्पर्श करता है वृत्त को, और ये एक रेखा इसको ऐसे इंटरसेक्ट करती है ए और बी पॉइंट पे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए पी है, ये दोस्तों पी पॉइंट है, और यहाँ पे टी पे स्पर्श करती है। तो दोस्तों एक थ्योरम है कि पी टी यानी कि ये इसका जो स्क्वायर होगा, पी टी का स्क्वायर होगा वो पी पी ए पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा। ये दोस्तों ये थ्योरम है, आप इसको मतलब सीख लीजिए, यहीं पे सीख लीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों मैंने बता दिया, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये थ्योरम है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका दोस्तों राइट आंसर है आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है 64 इंटू 27 दिया हुआ है, यानी कि दो गोले हैं, उनका आयतन जो है, एक का आयतन 64 है, एक का आयतन 27 है। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें दोनों का फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले मैं गोले के आयतन का फार्मूला बता रहा हूँ, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन का फार्मूला होता है। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आयतनों का अनुपात दिया रहे तो उनके आप त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। जैसे यहाँ पे जैसे त्रिज्या पे देखिए क्यूब है ना, तो आप बस उनके त्रिज्या का क्यूब का अनुपात लिख लीजिए। चलिए मैं आपको पूरा सॉल्व भी करा देता हूँ। देखिए दो गोला है, तो गोले का अनुपात दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए 4/3 पाई R1 क्यूब बटे 4/3 पाई R2 क्यूब। अब दोस्तों इसका आपको जो रेशियो दिया हुआ 64 और 27 दिया हुआ है। अब देखिए 4/3 पाई यहाँ पे भी, 4/3 पाई यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। अब दोस्तों आपका क्या बचा, R1 इस क्यूब और R2 क्यूब बचा है। तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R1/R2 आ जाएगा। दोस्तों क्यूब है तो इसका भी आप क्यूब निकाल लेंगे इसका, तो दोस्तों ये 4/3 आ जाएगा। अब 4/3 आ गया तो इसको दोस्तों आपको निकालना है उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो क्षेत्रफल का दोस्तों फार्मूला मैंने बताया कि 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर। अब दोस्तों इसका अनुपात निकालना है, तो देखिए ये भी कट जाएगा, तो यानी कि R1 और R2 का आपको स्क्वायर कर देना है। तो R1 की जगह पे 4 रख दीजिए, R2 की जगह पे 3 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 16/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 16/3, इसका राइट आंसर 16/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया सब। अब आपको दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे आपको नज़र बनाए रखना है, और उसी सेक्शन से आपको पढ़ाई करना है। और अगर आप दोस्तों 30+ चाहते हैं कि आपका स्कोर 30+ हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और जो दोस्तों मैं क्वेश्चन बताता हूँ या जो आपको कहता हूँ कि सर्च कर लीजिए, जो कमेंट करने को कहता हूँ, आप दोस्तों वीडियो आधा घंटे के आसपास वीडियो होगी, आप उसको देखिए और आधा 1 घंटा में उसको सर्च करिए, और उसको दोस्तों सुबह उठ के बस एक बार रिवाइज कर लीजिए जितने क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों अगर 15-20 सेट आप कर लेंगे तो आपके पास मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर उससे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत आसानी से टिक कर दीजिएगा एग्जाम में, उसको आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसे अगर 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप रिपीट हो जाते हैं, और दोस्तों आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो दोस्तों उससे आपकी तैयारी में बहुत हेल्प होगी। और आप दोस्तों एक नोटबुक बना लीजिए, और जब भी वीडियो देखिए तब आप दोस्तों उसको सेक्शन वाइज सब क्वेश्चन को नोट करते रहिए। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।